करना तो बिजनेस है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी दूसरे के लिए पैसा नहीं कमा सकता हूँ। मुझे जो पैसा कमाना है वो पैसा मेरे पास रहना चाहिए। एक दिन ऐसा आया जब मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम गई और पूरी लाइफ चेंज हो गई। मेरे फादर का होटल था, तो वो होटल तो एक टाइप से लॉस में चल रहा था। जैसे ही मैं अपनी बिजनेस की लाइन पे आगे बढ़ ही रहा था ना, यार कोविड आ गया और कोविड के टाइम पे मेरे सारे बिजनेसेस ठप हो गए। लेकिन उसके बाद भी जो 50 लोगों का मेरा स्टाफ था ना, उसकी मुझे सैलरी पे करनी थी। उस टाइम पे मेरे माइंड में आया क्यों ना यार एक ऐसा बिजनेस डाला जाए जिसकी डिमांड ना तो कभी खत्म हो, लोगों की जान भी बचाई जा सके और उससे पैसा भी कमाया जा सके। दोस्तों, मेरा नाम रोहित जैन है और मैं उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड बांदा से बिलोंग करता हूँ। और दोस्तों, आज की डेट में मेरा एक 3 स्टार होटल है। मैं बुंदेलखंड का पहला मैन्युफैक्चरिंग ऑक्सीजन का प्लांट रन करता हूँ। इसके साथ ही साथ नाइट्रोजन प्लांट, फायर एक्सटिंग्विशर के सिलेंडर्स और CO2 प्लांट, ये सारे बिजनेसेस मैं ऑपरेट करता हूँ। और इसके अलावा मेरा एक गोल्ड का शोरूम है। तो गाइस, इतने सारे बिजनेसेस मैं पूरे मैनेज करता हूँ। लेकिन यार ये लाइफ की जर्नी ना ऐसे स्टार्ट नहीं हुई थी। ये स्टार्ट होती है 8th क्लास से, जब 8th क्लास में ही मेरे माइंड में एक चीज आई थी कि यार करना तो बिजनेस है। उसका सबसे बड़ा रीजन ये था क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं किसी दूसरे के लिए पैसा नहीं कमा सकता हूँ। मुझे जो पैसा कमाना है वो पैसा मेरे पास रहना चाहिए है। और इसी थिंकिंग को लेके आज जो मैंने अपनी कंपनीज खड़ी की है, उनकी टोटल वैल्यूएशन आज की डेट में लगभग 200 करोड़ के आसपास है। दोस्तों, कहानी ये शुरू होती है क्लास 8th में, जब मैं बैठे बैठे एक दिन सोच रहा था अपनी क्लास में कि यार अगर मैंने बिजनेस स्टार्ट किया तो मैं क्या बिजनेस करूंगा। जब ये सब चीजें माइंड में चल रही थी ना, तो उस टाइम पे यार कंप्यूटर का बड़ा दौर चल रहा था। तो मैंने अपने एक टीचर से बोला कि सर मुझे कोई कंप्यूटर रिलेटेड बिजनेस करना है और मुझे ये पता नहीं कि कंप्यूटर में क्या बिजनेस करूंगा, कैसे करूंगा। तो वो मुझसे बोलते हैं कि बेटा अभी तो पढ़ाई का समय है, अभी पढ़ाई कर लो, बिजनेस के बारे में बाद में सोचना। तब मेरे माइंड में एक थॉट आया कि यार अगर अभी मैंने नहीं सोचा ना, फिर मैं कभी नहीं सोच पाऊंगा। और चीजें ऐसे चलती गई चलती गई चलती गई। और एक दिन ऐसा आया जब मेरी लाइफ पूरी 360 डिग्री घूम गई और पूरी लाइफ चेंज हो गई। ये दौर था मेरा कॉलेज का 3rd ईयर। मैंने MIT यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ फाइन आर्ट 3D एनिमेशन की डिग्री ली हुई है। इसका बिजनेस से कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि इसको ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि यार इंजीनियरिंग और MBA तो हर कोई कर रहा था। गाइस, जब एस्थेटिक की क्लास चल रही थी, एस्थेटिक की क्लास में मैम ने सबको एक क्वेश्चन दिया कि व्हाट मेक्स यू एन आर्टिस्ट। भाई जैसे ही ये क्वेश्चन मेरे पास आया ना, मेरा तो सर चकरा गया। यार बच्चे तो लिख रहे थे मैं 3D एनिमेशन कर लेता हूँ, मैं लाइव ड्राइंग कर लेता हूँ, मैं स्केचिंग कर लेता हूँ, दैट्स व्हाई आई एम एन आर्टिस्ट। लेकिन मैं क्या लिखूं, क्योंकि मुझे तो ड्राइंग से रिलेटेड कुछ भी नहीं आता था। मैं सिर्फ सॉफ्टवेयर पे एनिमेशन क्रिएट करता था, दैट्स इट। अब जब सबके जवाब लिखते गए, मैम के पास पहुंचते गए, केवल 2-3 बच्चे बचे, लास्ट में मैं भी बचा हुआ था। तो एक लाइन मेरे माइंड में ट्रिगर की कि आर्ट ऑफ मेकिंग मनी मेक्स मी एन आर्टिस्ट। और ये सडन आउट ऑफ सडन पता नहीं कहां से मेरे माइंड में आई, लेकिन जैसे ये लाइन आई ना, मैंने इसको तुरंत नोट कर दिया। और नोट करते ही मैं सबसे पहले दौड़ के मैम के पास गया कि मैंने मैम इस वजह से आई एम एन आर्टिस्ट। एंड शी वाज लाइक कि ये आपने लिखा क्या है। मैंने कहा मैम जो मेरे माइंड में आया, जो मैं अपने बारे में सोचता हूँ, उस चीज़ को मैंने इस पे लिखा है। और शायद वहाँ से ही मेरी जर्नी स्टार्ट हो गई थी। दोस्तों, कॉलेज कंप्लीट करने के बाद मेरे फादर का होटल था, तो वो होटल तो एक टाइप से लॉस में चल रहा था। तो फिर मैंने ऐसा प्लान किया कि मैं इस होटल को हैंडओवर लेता हूँ और इसको कहीं ना कहीं से इसको स्टार्ट करूँगा। क्योंकि उस टाइम पे इतनी ज़्यादा इंडियन मार्केट में होटल्स की रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट स्टिल उस पर 3-4 साल मैंने जब वर्क किया, उन चीज़ों को, जो चीज़ें उस पर गलत हो रही थी उनको सही करने की कोशिश की और प्रॉपरली तरीके से उसको मैनेज किया ना, तो वो एट ए टाइम प्रॉफिट में भी आया। और जब प्रॉफिट में आया तो गाइज उसके बाद से मेरी जर्नी और स्पीड से हो गई। इसके बाद गाइज जैसे ही मैं अपनी बिजनेस की लाइन पे आगे बढ़ ही रहा था ना, कि यार कोविड आ गया और कोविड के टाइम पे मेरे सारे बिजनेसेस ठप हो गए। क्योंकि कोविड के टाइम पे सारी चीज़ें बंद चल रही थी। कुछ भी मेरा एक ऐसा बिजनेस नहीं था जहाँ से चल रहा हो और जहाँ से पैसा मेरे पास आ रहा हो। लेकिन उसके बाद भी जो 50 लोगों का मेरा स्टाफ था ना, उसकी मुझे सैलरी पे करनी थी। अब मेरे लिए सबसे बड़ा इशू केवल ये हो गया था कि मैं अपने 50 लोगों के स्टाफ की सैलरी कैसे पे करूंगा। और उसी टाइम पे एक चीज़ जिसकी रिक्वायरमेंट ऑल ओवर इंडिया को हुई, वो थी ऑक्सीजन। गाइस, जब ऑक्सीजन का मैंने नाम सुना ना, मतलब मैं तो ऑक्सीजन के बारे में कुछ भी नहीं जानता था कि ऑक्सीजन क्या है, क्या होती है। बस इतना पता था कि सांस लेने के लिए ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है। लेकिन जब ऑक्सीजन की कमी से लोग मरने लगे और ऑक्सीजन एक ऐसी चीज बन गया लोगों के लिए कि भाई उसके बिना तो लोगों का जिंदा रहना मुश्किल हो गया था। और एक एक ऑक्सीजन का सिलेंडर भाई 50,000 में बिक रहा था, वो भी बड़े जुगाड़ लगाने के बाद कि अगर आपको एक सिलेंडर की रिक्वायरमेंट हो तो यार आप कहाँ कहाँ से फोन करा रहे थे, कितने लोगों को जुगाड़ लगा रहे थे कि तब जाके आपको एक सिलेंडर मिल रहा था। उस टाइम पे मेरे माइंड में आया क्यों ना यार एक ऐसा बिजनेस डाला जाए
जिसकी डिमांड ना तो कभी खत्म हो, लोगों की जान भी बचाई जा सके और उससे पैसा भी कमाया जा सके। क्योंकि भाई एट द एंड तो आप एनजीओ नहीं चला रहे हो ना, आपको तो पैसा चाहिए ही चाहिए। तो भाई तब मैंने सोचा कि यार मैं बुंदेलखंड का पहला ऑक्सीजन प्लांट लगाऊंगा, क्योंकि बुंदेलखंड के 7 जिलों में कोई भी ऑक्सीजन प्लांट नहीं था, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कोई नहीं था, छोटे मोटे रिफिलिंग वाले लगे हुए थे, लेकिन उनका कोई मतलब नहीं था क्योंकि उनको ऊपर से लिक्विड ऑक्सीजन ही नहीं मिल रही थी। तो भाई जब मैंने ये प्लान किया कि यार मुझे ऑक्सीजन प्लांट डालना है, तो जब कोविड चल रहा था और लोग सड़कों पे निकलने में भी घबरा रहे थे, ऐसे टाइम पे मैं अपनी टीम के साथ ऑक्सीजन की पूरी रिसर्च कर रहा था। और ऑक्सीजन की रिसर्च करने में मुझे 4 से 5 महीने का टाइम लगा, तब जाके मुझे ये पता चला कि ऑक्सीजन की फिजिबिलिटी भी है। तो गाइज ऑक्सीजन की जब मुझे फिजिबिलिटी समझ में आई, तो मेरी टीम ने ये डिसाइड किया कि हम लोग ऑक्सीजन प्लांट लगाएंगे और बुंदेलखंड का पहला मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएंगे। अब यार जब ये तो डिसाइड कर लिया कि प्लांट हमको लगाना है, अब उस प्लांट की कॉस्ट अराउंड 8 करोड़ के आसपास थी। तो भाई इतना पैसा तो मेरे पास नहीं था, तो भाई मैं बैंक के पास गया, बैंक से हमने लोन सैंक्शन कराया। फिर इसके बाद हमको लैंड की रिक्वायरमेंट भी थी कि भाई हम प्लांट रखेंगे कहाँ। तो यार लैंड के लिए हमको यूपीसीडा के पास जाना पड़ा, क्योंकि यूपीसीडा ही है जो इंडस्ट्रियल एरिया में आपको लैंड प्रोवाइड करता है। तो गाइज जब मैं यूपीसीडा में पहली बार लैंड की रिक्वायरमेंट के लिए गया ना, तो वहाँ पे जो रीजनल मैनेजर थे वो बहुत, उनका मतलब मुझे इतना अच्छा नेचर लगा। मैंने उनको बताया कि सर मेरा प्लान है, मुझे ऑक्सीजन प्लांट लगाना है और ऐसी ऐसी चीज़ है और 7 जिलों में कोई भी प्लांट नहीं है जिससे कम से कम हम बुंदेलखंड के लोगों की जान तो बचा ही सकते हैं। तो गाइज आप लोग विश्वास नहीं करोगे, उन्होंने केवल 3 दिन के अंदर मुझे लैंड अलॉट करके दे दी। केवल 3 दिन में प्लांट के लिए लैंड अलॉट हो गई, और शायद मुझे लगता है कि इससे तेज स्पीड में पूरे यूपी में कभी भी लैंड अलॉटमेंट नहीं हुआ होगा। लेकिन भाई किस्मत है ना, वो आपके पास घूम फिर के आती ही आती है। जैसे ही लैंड अलॉटमेंट होती है, आरएम साहब का ट्रांसफर हो जाता है। आरएम साहब का जैसे ही ट्रांसफर हुआ, नए आरएम साहब आ गए। अब नए आरएम साहब को उसकी रजिस्ट्री करनी थी। तो भाई जैसे रजिस्ट्री के लिए हम उनके पास गए कि सर आप इसकी रजिस्ट्री फटाफट करवा दीजिए, जिससे हम लोग जल्दी से जल्दी अपना प्लांट सेटल कर पाएँ। तो भाई आरएम साहब ने मुझे एक लाइन का जवाब दिया कि जैन साहब हमारे पास तो 100 दिन का समय है, और 100 दिन में जब मेरे पास टाइम होगा तब मैं आपकी रजिस्ट्री कर दूंगा। मैं भाई परेशान, मैंने कहा यार यहाँ तो एक तरफ लोग ऑक्सीजन की कमी की वजह से मर रहे हैं और एक तरफ आरएम साहब कह रहे हैं कि यार मैं 100 दिन में रजिस्ट्री करूंगा। तो मैं उनके बाबू के पास गया और मैंने बाबूजी से रिक्वेस्ट की कि ज़रा आरएम साहब से बात करिए, कुछ जल्दी कराइए, कि नहीं तो फिर समस्या आ जाएगी। भाई ऑक्सीजन लोगों को मिल नहीं रही है, लोग मर रहे हैं और उनको 100 दिन की पड़ी हुई है। अब बाबूजी अंदर जाते हैं आरएम साहब के पास, उनकी कुछ गुफ्तगू होती है 10-15 मिनट। 10-15 मिनट के बाद वो वापस आते हैं, और वापस आते ही वो मुझे एक अमाउंट बताते हैं कि जैन साहब इतना अमाउंट करवा दीजिए तो आरएम साहब 3-4 दिन में आपकी रजिस्ट्री करवा देंगे। मैं यार शॉक्ड हो गया। मैंने कहा पिछले आरएम साहब तो बताओ 3 दिन में लैंड दिला रहे थे और ये रजिस्ट्री करने पे भी इनको इशू हो रहा है। तो मैंने बाबूजी को एक नया ऑफर दिया। मैंने कहा आरएम साहब से ये पूछ के आओ कल सुबह रजिस्ट्री करने का अमाउंट कितना है। जब मैंने ये बात कही तो हंसने लगे, कहते आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। मैंने कहा मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि जब 100 दिन से 3 दिन पे आ सकते हो, 3 दिन से 1 दिन पे भी तो आ सकते हैं। और ऐसा ही हुआ। वो गए, उन्होंने पूछा कल सुबह का अमाउंट आप बता दीजिए, उन्होंने वो भी बता दिया। भाई हमने वो अमाउंट पे किया, अगले दिन सुबह रजिस्ट्री कराई और अपना प्लांट लगाया। दोस्तों प्लांट लगाने में बहुत सारी ऐसी दिक्कतें मुझे आई, कुछ सरकारी दिक्कतें समझ लीजिए, कुछ फाइनेंशियल दिक्कतें समझ लीजिए, और समस्याएं इतनी ज़्यादा हो रही थी कि 2-3 बार तो पूरा का पूरा प्लांट भी मुझको कैंसिल करना पड़ा। लेकिन उसके बाद भी मेरी टीम इतनी ज़्यादा स्ट्रांग थी और उन्होंने एक चीज़ नोटिस कर ली थी कि भाई ऑक्सीजन प्लांट अगर यहाँ पे नहीं पड़ सका ना, अगर ऑक्सीजन प्लांट कभी बुंदेलखंड में दोबारा पड़ नहीं पाएगा। और जब ये चीज़ उन्होंने डिसाइड की, तब उसके बाद से हमने कहा चाहे जितनी दिक्कत आए लेकिन प्लांट तो हम डाल के रहेंगे। और दोस्तों हमको प्लांट डालने में पूरे 2 साल का समय लग गया, और मुझे ऐसा लग रहा था कि अगर मुझे इस प्लांट को डालने में 2 साल का समय लग रहा है तो एक नॉर्मल इंसान के लिए ये प्लांट कम से कम 4 से 5 साल लगेगा उसको डालने में। तो भाई 2 साल बाद हमारा प्लांट स्टार्ट होता है। किसी तरीके से हमने सारी चीज़ें अपनी फॉर्मेलिटीज़ पूरी कर ली हैं, सारे डिपार्टमेंट्स की जो कंप्लाइंसेस थी उनको भी कंप्लीट कर लिया और मैं प्लांट चालू कर लिया। लेकिन जो इसकी प्रोसेस थी ना, प्रोसेस ने हमको बहुत कुछ सिखाया। प्रोसेस से हमको ये समझ में आया कि भाई कैसे किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया में आप लैंड लेते हो, कैसे आप किसी डिपार्टमेंट पे एनओसी के लिए अप्लाई करते हो, कैसे अगर आपको कोई भी प्रोजेक्ट डालना तो उसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट आप कैसे बनाते हो। जब ये सब चीज़ें मुझे पता चली ना, तो यार मैंने लोगों को ना जो छोटी छोटी इंडस्ट्री डाल रहे थे, यानी कि जिनकी 5 लाख की इंडस्ट्री थी, 10 लाख की इंडस्ट्री थी, 50 लाख की इंडस्ट्री थी, उनको गाइड करना शुरू कर दिया। और जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब थे, उन्होंने भी ये बोला कि यार आप लोगों को केवल जानकारी देते रहिए, क्योंकि हमारे पास जो स्टाफ है ना वो इतना सफिशिएंट नहीं कि हम लोगों को इतना ज़्यादा समझा पाएँ। तो भाई जैसे जैसे मैंने लोगों को अपने ऑफिस में बुला के समझाना शुरू कर दिया, एकदम से मेरे माइंड में आया
कि यार क्यों ना अगर जो चीज़ मैं ऑफलाइन कर रहा हूँ मैं उसको ऑनलाइन कर लूँ। और यार जब ऑनलाइन करने की बात आई तो भाई उस टाइम पे इंस्टाग्राम का तो ट्रेंड चल रहा था। यानी कि इंस्टाग्राम पे तो ऐसे क्रिएटर्स की बौछार आई हुई थी। तो मैं सोच तो रहा था एक दिन कि यार इतनी भीड़ में मैं कहीं गुम ना हो जाऊं। लेकिन बात ये है ना कि यार जब आपको करना है तो आपको करना है। अगर इतना पहाड़ जैसा ऑक्सीजन प्लांट डाला जा सकता है तो भाई इंस्टाग्राम में क्रिएटर बनना कितनी बड़ी बात होगी। और भाई मैं कूद गया इंस्टाग्राम के समंदर में। अब समुंदर में गोते खाते गए, काफ़ी समय लगा, एक दो रील चली, कुछ फॉलोअर्स आए, लेकिन वो चीज़ नहीं आ रही थी क्योंकि मैं उस पे लोगों को एग्जैक्टली बता नहीं पा रहा था जो मैं उनको बताना चाह रहा था। फिर गाइस इसके बाद मैंने बिजनेस के बारे में लोगों को बताना शुरू किया। और जैसे ही जब लोग बिजनेस से कनेक्ट हुए ना तो यार अकाउंट ऑटोमेटिक ग्रो कर गया। और धीरे धीरे करते हुए 3.5 लाख फॉलोवर भी गेन हो गए। गाइस जब ये पूरी जर्नी कंप्लीट हुई ना तो यार एक बिजनेसमैन से जो कंटेंट क्रिएशन में मैं आया तो मुझे एक चीज़ और रियलाइज़ हुई कि यार लोगों की ना रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। यानी कि जो लोग मुझको मैसेज करते हैं, मुझसे पूछते हैं कि ये कैसे होगा, ये एनओसी कैसे अप्लाई होगी, इस चीज़ का लाइसेंस कैसे आएगा। उस चीज़ के लिए ना इंडिया में कुछ भी ऐसा प्रॉपर सिस्टम नहीं बना हुआ है। हमारी सरकार बहुत मेहनत कर रही है सिस्टम को बनाने में भी, लेकिन अभी भी उसको प्रॉपर नहीं बना पा रही है। तो जब इस चीज़ को मैंने फिलअप करना शुरू किया ना तो यार मुझको भी मज़ा आने लगा, मेरा काम भी चलने लगा। तो इस तरीके से मैं एक बिजनेसमैन से कंटेंट क्रिएशन में कन्वर्ट हुआ। लेकिन आज की डेट में सक्सेसफुली मैं अपने सारे बिजनेसेस भी रन कर रहा हूँ, मैं अपना होटल भी चला रहा हूँ, गोल्ड का शोरूम भी चल रहा है, प्लांट भी बढ़िया चल रहा है। अब उसी प्लांट में हम लोगों ने नाइट्रोजन को भी एड ऑन कर लिया है, फायर सिलेंडर्स को भी फिल करना शुरू कर दिया है। तो एक फैक्ट्री से कई फैक्ट्री पड़ जाती हैं क्योंकि वो उसके बाई प्रोडक्ट होते हैं। तो मैं आप सब लोगों को केवल यही बताना चाहूँगा कि स्टार्ट करने की देर होती है। अगर एक बार आपने सही चीज़ को स्टार्ट कर लिया, भाई उसको ख़त्म किए बिना ना आप रुक नहीं पाओगे। और अगर आप लोगों की बातें सुन के बीच में अटक गए, तो भाई आप वहीं अटके रह जाओगे। क्योंकि लोग तब भी बातें करेंगे जब आप नहीं कर पाओगे और लोग तब भी बातें करेंगे जब आप कर जाओगे। दोस्तों अब मैं आप लोगों को ना थोड़ा-सा जानकारी देता हूँ ऑक्सीजन के बिज़नेस के बारे में। देखिए यार जो ऑक्सीजन का टाइम था ना, एक जब कोविड का टाइम आया था, तो यार कोविड के टाइम मैंने आपको बताया कि यार कैसे 50-50 हज़ार रुपए का सिलेंडर जा रहा था। अब जब हमने अपना ऑक्सीजन का प्लांट डाला, तो यार जब हमको समझ में आया कि उस चीज़ की कीमत केवल 200 रुपए है, यानी कि 200 रुपए में हम प्रॉफिटेबली किसी को अपना सिलेंडर सेल कर लेते हैं और लोग यार उस चीज़ का 50,000 रुपए ले रहे थे। तो यार ऐसे लोगों के लिए मैं सिर्फ एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि यार देखो धंधा प्रॉफिटेबिलिटी के लिए होता है, लेकिन ऐसी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं होती जिसमें सामने वाले को आप खा जाओ। यानी कि अगर आप धंधा कर रहे हो तो धंधे को इस तरीके से लेके जाओ कि भाई आप मुनाफा लो। जैसे कहते हैं ना दाल में नमक चलता है, लेकिन ऐसा नहीं कि आप पूरी की पूरी दाल खा जाओ। अब एक चीज़ मैं उन लोगों को और बताना चाहूँगा कि यार जो आज की डेट में स्टार्टअप कल्चर चल रहा है, मैं चूंकि एक ऐसे बिजनेस से रिलेट करता हूँ कि जिनको बोला जाता है ट्रेडिशनल बिजनेस, यानी कि एक लेगेसी वाले बिजनेसेस हैं। जो भी मैं बिजनेस कर रहा हूँ कि उनको मैं कई पीढ़ियों तक लेके जा सकता हूँ। लेकिन आज की डेट में जो लोग एक स्टार्टअप कल्चर की तरफ ज़्यादा मूव कर गए हैं और उनका मेन प्लान ये नहीं है कि यार मुझे इस बिजनेस से पैसा कमाना है या फिर मुझे इसे लेगेसी बनानी है या मुझे इसको अपना ब्रांड बनाना है। लोग केवल इस चीज़ को समझ रहे हैं कि भाई अगर मैं अपना ब्रांड बना लेता हूँ, उसकी वैल्यूएशन को अच्छा बना लेता हूँ, तो यार उस वैल्यूएशन को मैं किसी दूसरे के सर पे टोपी पहना के सेल करके अपना पैसा लेके निकल जाऊँगा। तो भाई मेरा ऐसा बिल्कुल भी कोई प्लान नहीं था। मैंने हमेशा से ट्रेडिशनल बिज़नेस की तरफ इसलिए आया हूँ क्योंकि यार मुझे लगता है कि जिस बिज़नेस को आप 50 साल, 100 साल सस्टेन नहीं कर सकते हो, भाई वो बिज़नेस ना करने लायक नहीं होता है। इसके अलावा मैं आपको अपने बारे में एक इंटरेस्टिंग बात और बताना चाहूँगा कि मैं नेशनल लेवल पे पिक्चर शूटिंग करता हूँ और मैं स्टेट चैंपियन रहा हूँ कंटिन्यू 3 साल के लिए। तो दोस्तों जो शूटिंग का सफ़र था ना वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग शुरू हुआ। मैं हारपा क्लब एक हम लोग के ज़िले में क्लब है, तो वहाँ पे मैं बैडमिंटन खेलने जाया करता था। और बैडमिंटन खेलते खेलते जो हमारे शूटिंग के कोच थे मिस्टर रामेंद्र शर्मा जी, वो इस समय यूपीएसआरए के जनरल सेक्रेटरी हैं। तो मेरी उनसे ऐसी मजाक मजाक में बात हुई, बोले बेटा कभी शूटिंग करने भी आ जाओ। तो मैंने कहा अंकल मन तो बहुत है बंदूक चलाने का, लेकिन कभी ट्राई नहीं किया है, आप बोलो तो एक बार ट्राई करके देखते हैं। तो ऐसी मजाक मजाक में मैं शूटिंग रेंज गया और 10 दिन 15 दिन प्रैक्टिस शुरू रही। स्टार्टिंग में क्या होता है कि उस पर आपको डायरेक्ट गन नहीं दी जाती है, आपको एक डमी गन दी जाती है और डमी गन से आपको इस तरीके से होल्ड करना पड़ता है, क्योंकि जब आपकी हाथों की स्ट्रेंथ बनेगी तब जाके आप उस पर शूट कर पाओगे। तो भाई जब 1 महीने का टाइम हो गया और 1 महीने तक कंटिन्यू मैं केवल होल्डिंग कर रहा था। उसके बाद धीरे धीरे लोगों ने शॉट चलाने शुरू किए और भाई उसके 3 महीने बाद ना एक दिल्ली में कंपटीशन लगा हुआ था स्टेट लेवल। तो भाई जब 3 महीने शूटिंग करते हुए हो गए तो सर मुझसे बोले कि यार रोहित कल दिल्ली चलना है। मैंने कहा सर दिल्ली जाके क्या करेंगे? बोले यार दिल्ली में ना स्टेट चैंपियनशिप होने वाली है,
और मैं तुम लोगों को घुमाने लेके चलता हूँ कि देख के आओ कि कैसे चैंपियनशिप होती है, कैसे लोग उस पर पार्टिसिपेट करते हैं, कैसे शूट करते हैं। भाई अपने को क्या था, अपने को तो यार बड़ा मजा आया। मैंने कहा चलो यार दिल्ली चलेंगे और शूटिंग भी देखेंगे, लोगों को देखेंगे कैसे कम्पीट करते हैं और कैसे शूट होता है। तो भाई हम लोग दिल्ली पहुंचे और एक दिन 2 दिन हम लोगों ने मैचेस देखे और तीसरे दिन ऑल ऑफ द सडन सर मेरे पास आए, कहते रेडी हो जाओ। मैंने कहा क्यों भाई, मुझे क्यों रेडी होना है? कहते 1 घंटे बाद तुम्हारा मैच है। भाई मैंने पसीना छोड़ दिया। मैंने कहा यार मैं तो मतलब देखने आया था, मैंने 1 हफ्ते से गन भी नहीं उठाई है, ना मैंने कोई प्रैक्टिस की है, और कैसे मैं सडन मैं शूटिंग करने चला जाऊंगा, वो भी स्टेट चैंपियनशिप। तो बोले अरे कुछ नहीं कुछ नहीं, तुम तो यार रेडी हो और बस शूटिंग करना है। मैंने सर की बात मानी, भाई गुरु जो बोले तो आपको मानना ही मानना है। और जैसे ही मैंने गन उठाई और अपना रेंज पे पहुंच गया, और उसके बाद मेरा मैच स्टार्ट होता है। अब जब मेरा मैच चल रहा था तो 40 शॉट्स का मैच होता है। 40 शॉट्स में आपको 345 का स्कोर बनाना होता है स्टेट क्वालिफाई करने के लिए। तो मेरे 39 शॉट्स हो चुके थे और मेरा स्कोर था 338, यानी कि मुझे 7 पॉइंट चाहिए थे स्टेट चैंपियनशिप क्वालिफाई करने के लिए। अब जब मेरा आखिरी शॉट था तो आखिरी शॉट में मैंने एक बार पिस्टल उठाई, मैं 1 मिनट तक होल्ड किए रहा, फिर मैंने ड्रॉप किया, फिर मैंने उठाई, फिर मैं 1 मिनट होल्ड किए रहा, फिर मैंने ड्रॉप कर दी। 3 बार जब मेरे साथ ऐसा हुआ और मैं इतना ज़्यादा नर्वस हो गया था, मेरे पसीने छूट गए थे और पीछे दीदी बैठी हुई थी। तो जैसे ही मैंने चौथी बार पिस्टल उठाई और मैं टारगेट पे लेके आया और वो जोर से पीछे से चिल्लाई रोहित शूट, और जैसे ही उन्होंने बोला रोहित शूट, मेरी आंखें बंद हो गई और बंद आंखों से मैंने शूट किया और वो जाके लगा 9 पे और मेरा स्कोर हो गया 347। गाइज ये वो मोमेंट था जब फर्स्ट टाइम मैं किसी स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट कर रहा हूँ, वो भी स्टेट लेवल पे, और मैं क्वालिफाई करके आ रहा हूँ। जब स्टेट चैंपियनशिप क्वालिफाई हो गई, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, मैं आपको एक्सप्रेस नहीं कर सकता कि मैं कितना खुश था। और मुझे खुशी इस बात की थी कि जब अगले दिन मेरी फ़ोटो आएगी ना पेपर में, और मेरे फादर जब उस फोटो को देखेंगे और पढ़ेंगे तो कितना प्राउड फील करेंगे। मुझे सिर्फ इस बात की खुशी थी और ऐसा ही हुआ। अगले दिन अखबार में फ़ोटो निकली और लोगों ने उसको बहुत अप्रिशिएट किया। लेकिन इसके बाद पता है क्या हुआ? इसके बाद लग गया शेर के मुंह में खून। यानी कि मैं तो शौक में शूटिंग करने गया था, लेकिन अब जब स्टेट चैंपियनशिप क्वालिफाई हो गई थी तो भाई अब ये हो गया कि यार अब तो यार आगे जाना है। इसके 3 महीने बाद प्री नेशनल लगे हुए थे, हम लोगों ने प्रैक्टिस और स्टार्ट कर दी। जब 1 घंटे प्रैक्टिस करते थे उसको 2 घंटे 2.5 घंटे कर दिया। प्री नेशनल खेलने गए हम लोग मुंबई, और बाई लक बोल लो, बाई चांस बोल लो, या जो हम लोगों ने प्रैक्टिस की है उसका बोल लो कि यार प्री नेशनल क्वालिफाई हो गया। जब प्री नेशनल क्वालिफाई हो गया, आप पहुंच गए नेशनल लेवल पे। और जब नेशनल लेवल पे आप जाते हो ना किसी भी स्पोर्ट्स में, तो उसकी वाइब अलग होती है, उसका माहौल अलग होता है। गाइस जब मैं पहली बार नेशनल चैंपियनशिप खेलने गया ना, तो यार मैं लोगों को देख के दंग रह गया। इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं तो 22 साल का था, 23 साल का था, 10-10 साल के बच्चे नेशनल खेल रहे हैं। क्या उनका फिटनेस लेवल था, मज़ा आ गया देख के। और तब जाके मैंने पहली बार किसी स्पोर्ट्स में नेशनल खेला है। तो यार नेशनल खेलने का जो मज़ा है ना, वो अलग ही आता है। जब आप इंडिया के टी शर्ट पहने होते हो, इस टी शर्ट के पीछे आपका नाम लिखा होता है, वो फीलिंग बहुत अलग होती है। इसके बाद यार जब नेशनल खेल के आ गए ना, तो 2 साल तक ऐसे कंटिन्यू चलता रहा कि यार स्टेट, प्री नेशनल, फिर नेशनल। अब होता क्या था कि स्टेट चैंपियनशिप में हमेशा मेडल बांटे जाते हैं। जो लोग अच्छा मतलब जिनका टॉप 3 में आते हैं तो उनको गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल दिया जाता है। तो यार हम लोग यार बड़ा सोचा करते थे कि यार कभी ऐसा दिन आएगा कि अपने को भी मेडल मिलेगा। अब एक नया टारगेट दिमाग में आ गया था कि यार अब नेशनल तो खेल लिया है, लेकिन स्टेट में मेडल लेना है। अब जब मेडल लेना है तो भाई आपको उसके लिए और मेहनत करनी है। गाइस हम लोग डंबल उठा के, यानी कि जो पिस्टल होती है, पिस्टल का वेट 1 किलो होता है, हम लोगों ने 2.5 किलो के डंबल से प्रैक्टिस करना शुरू किया। और 2.5 किलो का डंबल हम लोग लिए 1-1 घंटे ऐसे खड़े रहते थे कि जिससे हमारी मसल्स और स्ट्रांग हो या फिर उनकी मेमोरी पावर और स्ट्रांग हो। और जब अगले साल मैं खेलने जाता हूँ स्टेट में जो भी स्कोर आता था, जो भी टॉप 3 स्कोर आता था, उससे हम लोग बहुत दूर रहते थे। यानी कि 4 से 5 पॉइंट तो हम लोग का डिफरेंस रहता ही रहता था। और हम लोगों ने स्टेट चैंपियनशिप कंप्लीट की, और कंप्लीट करके मैं वापस ही जा रहा था। आधे घंटे में मेरी ट्रेन थी, और ट्रेन से आधे घंटे पहले ही मैम का मेरे पास कॉल आता है कि रोहित कहाँ हो। मैंने कहा मैम मैं तो ट्रेन में आ गया हूँ। कहते वापस आओ, तुम्हारा गोल्ड मेडल लगा है। गाइज मैं इतना हैरान हो गया था, मैं स्टेशन में खड़ा हूँ और मैम मुझसे बोल रही कि रोहित वापस आओ, तुम्हारा गोल्ड मेडल लगा है, मेरठ की बात है ये।
और मैंने वहाँ से बैग उठाया और मैं दौड़ के भागा, और जैसे ही मैं रेंज पहुँचा तो जाके मैं स्टेज में मेडल जब पहनता हूँ, तो एक वो मोमेंट था कि ये सपना मैंने 6 महीने पहले ही देखा था कि जब मैं नेशनल खेल के आया था कि यार इस बार मुझे स्टेट में गोल्ड लेना ही लेना है। गोल्ड का तो ऐसा कोई प्लान नहीं था, मेरा तो बस ये था कि मुझे मेडल लेना है। तो उसके बाद जब गोल्ड मेडल आपको मिलता है ना, तो यार वो फीलिंग इतनी अल्टीमेट थी कि मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ। इसके बाद बैक टू बैक अब एक बार गोल्ड मेडल मिल गया तो एक आपका टारगेट सेट हो जाता है। तो उसके अगली बार भी गोल्ड लिया, फिर उसकी अगली बार फिर सिल्वर लिया, तो यानी कि 2 बार गोल्ड मेडल मिला, 1 बार सिल्वर मेडल मिला। लेकिन 3 बार जब कंटिन्यू स्टेट में आप मेडल ले लेते हो ना, तब एक अपने आप में आपको एक सेटिस्फैक्शन मिलता है कि हाँ, जिस चीज़ को मैंने बहुत ईमानदारी से परफॉर्म किया था, जिस चीज़ की प्रैक्टिस मैंने बहुत ईमानदारी से की थी, उस चीज़ पे आप सक्सेस हुए हो। लेकिन यहाँ पर मैं बोलूँगा कि किस्मत ने भी कहीं ना कहीं मेरा साथ दिया, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे थे जो मुझसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते थे, लेकिन उसके बाद भी वो मेडल तक नहीं पहुँच पाते थे, इवन वो स्टेट भी क्वालिफाई नहीं कर पाते थे। तो जब आपकी मेहनत और किस्मत दोनों साथ मिलती है ना, तब जाके आप कहीं ना कहीं किसी न किसी लेवल पे पहुँचते हो। तो दोस्तों, ये मेरी जर्नी थी कि कैसे एज ए स्टूडेंट फिर मैं बिजनेसमैन बना, उसी बिजनेस के साथ ही साथ मैंने पिस्टल शूटिंग शुरू की, उस पर मैं नेशनल लेवल तक खेला। उसके बाद मैंने कंटेंट क्रिएशन भी किया, और आज की डेट में मैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी तरीके से मैनेज कर रहा हूँ। और मुझे लगता है कि अगर कोई खुद के लिए टाइम निकालना चाहे, अब जो लोग बोलते हैं कि मेरे पास ये काम है, मेरे पास टाइम नहीं है, मैं ये काम नहीं कर सकता हूँ, उन लोगों में केवल एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि अगर आपने ये पूरा वीडियो देखा है तो आपको चीज़ें समझ में आई होंगी कि कैसे सारी चीज़ों को एक साथ टाइमली मैनेज करके मैंने उनको आगे बढ़ाया है। आप भी ऐसा करोगे तो भाई आप भी ना एक साथ लाइफ में कई सारी चीज़ें कर पाओगे। दर्पण का बहुत बहुत थैंक यू सो मच कि आप लोगों ने मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाया और जिससे मैं अपनी जर्नी लोगों के साथ शेयर कर पाया। आई होप आप लोगों ने इससे ज़रूर कुछ सीखा होगा, और आपके जो कमेंट आएंगे उनसे शायद मैं भी कुछ सीखने की कोशिश करूँगा।